चलिए आगे हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, गे और श्र। देखिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं ये दो से मिलकर बने होते हैं। जैसे कै प्लस से, ते प्लस रे, जे प्लस इया और से प्लस रे। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं। छ किससे मिलकर बनता है? कै और से से, त्रे तय और रे से, जे और इया से, और से और रे से। इसमें अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कै प्लस से प्लस ए, ते प्लस रे प्लस ए भी, जे प्लस या प्लस ए और से प्लस रे प्लस ए भी। तो कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्षत्रिय वाला जो छ का किस रूप में लिखा जा सकता है इसे? तो कै प्लस से और कै प्लस से प्लस ए। तो यहाँ हमने इसे व्यंजन स्वर रहित कर दिया है, तो इसीलिए ए यहाँ आ जाता है। तो इसी टाइप से हम से यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए एक चीज़ और अभी हम देखते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। ये तो हमारे चार संयुक्त व्यंजन है, छ छत्री, गे ज्ञानी, तय त्रिशूल और श्रेय। छ, गे, त्रय और श्रेय चार होते हैं, इस क्रम से आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे भी हम इसमें भी पढ़ेंगे इनों में। पीछे क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे शब्दकोश के अनुसार कै के बाद आने वाला व्यंजन क्या है? शब्दकोश के अनुसार कै के बाद आने वाला व्यंजन क्या है? तो शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, तो क्या आएगा हमारा? छ, क्योंकि ये किससे बनता है? कै के बाद, तो क्या आएगा? क्षत्रिय वाला छ आता है। तो ये शब्दकोश के अनुसार क्रम या इनके शब्दों का क्रम लगाना भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग्रहित या बाहर से। तो ग्रहित या बाहर से आने वालों में हमारा जैसे आ होता है, ये नुक्ता लगा होता है, जो फारसी में शब्द बोले जाते हैं, जय, फे। तो ये सब नुक्ते वाले जितने भी होते हैं, ये फारसी के शब्द होते हैं, फारसी में होते हैं ये। तो ये सब ग्रहित हैं या बाहरी भाषा से आए। जैसे ये अंग्रेजी का है, आ किसका है? अंग्रेजी का है। आ किससे लिया गया है? अंग्रेजी से। ये आ और ये नुक्ता जिसके नीचे लगा होता है, ये किसके शब्द होते हैं? फारसी के होते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात इसमें हम करते हैं, जैसे ऋषि की हमने अभी कुछ बात नहीं की है, ऋषि स्वर की। तो अगर हम इसे देखें तो ये मूलतः तो स्वर ही कहलाता है, मूलतः स्वर ही होता है, स्वर ही होता है। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण देखिए, उच्चारण करते हैं तो रे से होता है, इसका उच्चारण रे। तो ये उच्चारण के आधार पर, ऋषि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कहलाता है।
उच्चारण के आधार पर व्यंजन कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें मात्रा के आधार पर, री की बात करें तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कहलाता है। चलिए एक जैसे हम ये ग्रह देखते हैं और एक ये होता है, हम दोनों का उच्चारण ग्रह ही करते हैं, जबकि ये ग्रह ये होता है और ये होता है गृही। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? गृही। ये ग्रह होता है और ये क्या, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? गृही। तो री, गृही, ये गृही, ग्रह जो ग्रह होते हैं पिंड, और ये गृही घर के लिए आता है, तो इसका शुद्ध उच्चारण होता है गृही। ग्रह नहीं होता, क्या होता है इसका शुद्ध उच्चारण? गृही। तो मूलतः ऋषि की अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर क्या कहलाएगा? व्यंजन। और मात्रा के आधार पर ये क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। मात्रा के आधार पर ये क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें चलते हैं और आगे देखते हैं। अभी कुछ चीज़ें जो वर्णमाला में हमारी काफ़ी बची हुई हैं उनमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक हमें मिलेगा अयोग्यवहा। अयोग्यवहा, न तो स्वर, न तो स्वर न ही व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अर्थात ना तो स्वर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, न तो स्वर हो न ही व्यंजन हो, तो क्या कहलाएंगे? अयोग्य। अयोग्यवहा कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन में होते हैं। ना तो स्वर में इन्हें गिन सकते हैं हम, ना ही इन्हें व्यंजन में क्या गिन सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अयोग्यवहा कहलाते हैं। और इनका प्रयोग दूर से बुलाने में होता है। जिसमें हम बात करते हैं अनुस्वर की और विसर्ग की। अनुस्वर की और विसर्ग की। अनुस्वर की और विसर्ग की। इसे अनुस्वर कहा जाता है और इसे विसर्ग। देखिए बात करते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं अनुस्वर, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए ए, तो पहले स्वर, पहले जो ध्वनि आती है किसकी आती है? स्वर की। और ये ने, फिर क्या आता है? व्यंजन। और देखिए स्वर, पहले ध्वनि होती है हमारी स्वर की, फिर होती है व्यंजन की। जबकि स्वर क्या होते हैं? अगर स्वर होता तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र। स्वर में किसकी ध्वनि होती है? केवल स्वर की होती है। व्यंजन में किसकी ध्वनि होती है? व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर होता है। व्यंजन प्लस स्वर होता है। देखिए समझिए, स्वर स्वतंत्र होते हैं जिसमें स्वर की ही ध्वनि होती है। व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन प्लस स्वर, जैसे देखिए के, तो पहले क्या आएगा? व्यंजन, फिर क्या आएगा? स्वर। के को अगर हम बोलते हैं तो पहले क्या है? व्यंजन, और फिर क्या होगा हमारा? स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जैसे ए, तो ए में सिर्फ स्वर है, कै में व्यंजन प्लस स्वर है। पर अगर हम यहां देखें अन, तो स्वर और व्यंजन, तो ये ना तो स्वर की परिभाषा में आते हैं और ना ही व्यंजन की परिभाषा में आते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अयोग्यवहा। और ये कितने होते हैं अयोग्यवहा? 2 होते हैं। अयोग्यवहा की मात्रा 2 होती है। अर्थात इनका उच्चारण, अयोग्यवहा का उच्चारण की जो शुरुआत होती है वो स्वर की तरह होती है और अंत जो होता है व्यंजन की तरह होता है। तो अयोग्यवहा में जो उच्चारण की शुरुआत होती है स्वर की तरह होती है और अंत व्यंजन पे होता है, इसीलिए हम इन्हें अयोग्यवहा कहते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। और इनका उच्चारण भी अगर हम देखें तो ई, इन और एह इस टाइप से किया जाता है। अन और एह इस टाइप से किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, इससे आगे थोड़ा सा और चलते हैं, अनुनासिक, एक शब्द हमें मिलेगा अनुनासिक और एक शब्द मिलेगा निर्नुनासिक। तो उन दोनों की भी बात हम अभी कर लेते हैं।
अनुनासिक और निर्नुनासिक क्या है? अनुनासिक और एक शब्द मिलेगा निर्नुनासिक। देखिए, निर्नुनासिक की बात करते हैं तो वायु उच्चारण अगर हम इसका करते हैं निर्नुनासिक का, तो उच्चारण में वायु, निर्नुनासिक की बात करते हैं तो उच्चारण में जो वायु मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है। तो निर्नुनासिक में अगर निर्नुनासिक है तो उसके उच्चारण अगर हम करें तो वायु किससे निकलती है? मुंह से निकलती है। जबकि अनुनासिक में अगर उच्चारण किया जाए तो वायु मुंह के साथ साथ मुंह और नाक दोनों से निकलती है, मुंह और नाक दोनों से निकलती है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं हंसना, 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 अगर उच्चारण करें हंसना, चांद, चांद, तो अगर हम इनकी बात करते हैं चांद, तो ये क्या है? हंसना या चांद। अगर हम इनकी बात करते हैं तो वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक कहलाता है, और जब उच्चारण करते समय वायु मुंह से निकलती है तो क्या कहलाता है? निरानुनासिक कहलाता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अयोग्यवाह की, तो अयोग्यवाह की अगर हम बात करते हैं तो उनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्रा गिनने की जरूरत हमें पड़ेगी आगे, तो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारे 52 हो चुके हैं, थोड़ी सी अभी और चीज़ें हमें देखनी है, अगली क्लास में हम देखेंगे। तो अभी तो हम थोड़ा सा सभी को एक साथ लेके थोड़ा सा संक्षिप्त में पूरी वर्णमाला को देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो सभी को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, एक डेस्क्रिप्ट में संक्षिप्त रूप में पूरी की पूरी वर्णमाला को समझने की कोशिश करते हैं। तो कंठ से देखिए, सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे। स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो स्पर्शी व्यंजन में कै, चे, छे, तो ये 25 स्पर्शी हमारे जो थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, कै, खे, गे, गे, घे, णे। और इसका चे वर्ग का चे, छे, जे, जे, झे, या, टे, ठे, डे, डे, ढे, णे। इनका मूर्धा से होता है ते, थे, दे, दे, धे, ने। दंत से होता है, ओष्ठ से इनका होता है। चलिए इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कै, कै, कै साउंड कहाँ से आती है? कै, खे, गे, घे, कै, खे, गे, घे कहाँ से आती है साउंड? कंठ, इसे कंठ कहते हैं। तो ये साउंड हमारी कंठ से आती है। अब देखिए दूसरे वर्ग को देखते हैं। चे, 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 छे, जे, तालु, तालु से जीभ टच होती है तो ये तालु से आती है। मूर्धा, तालु से आगे थोड़ी सी जीभ सटे टच करेगी। टे, 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 ठे, डे, ढे। देखिए कंठ, ये कंठ कहलाता है। इससे आगे वाला जो चिकना भाग होता है वो तालु कहलाता है।
तालु से आगे का जो खुरदरा भाग होता है, जो दांतों से पीछे होता है, वो मूर्धा कहलाता है। उससे आगे हमारे दांत होते हैं, उससे आगे ओष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले कंठ, ये कंठ है, उसके आगे जितना चिकना भाग होता है, अगर चिकने भाग से जीभ टकराती है, टच करती है, तो हमारा तालु कहलाता है वो क्षेत्र। उससे आगे जो चिकने भाग से आगे जो खुरदरा भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। उससे आगे दांत आते हैं। अगर किसी वर्ण को बोलते समय जीभ दांत से टकराती है तो दंत कहलाते हैं। और जिन्हें बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए ओष्ठ की ज़रूरत होती है, ओष्ठ के बिना नहीं बोला जा सकता, वे ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। तो हम जैसे पहला वर्ग देख रहे हैं कै वर्ग, तो ये सब 25 के 25 स्पर्शी में कै, खे, गे, गे, घे, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। चै, छे, जय, झ, झ, ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा में देखिए, मूर्धा, इन्हें टे, 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 अगर इसे बोला जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है, तो जीभ हमारे खुरदरे भाग से, दांत के पीछे, दांत के पिछले वाले भाग से जो खुरदरा है उससे लगती है टे, ठे, डे, ढे। और ते, 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 थे, तो जीभ हमारी दांत से लगती है। जब हम पै, फे, बे बोलते, पै, पै, फे, बिना होठों के इन्हें नहीं बोला जा सकता। बिना होठों के हम नहीं बोल पाएंगे इन्हें। होठ अगर हम पकड़ लेते तो पै का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और दांत से, जिसके जब जीभ दांत से लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत से लगती है, तो वो दंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अगर दांत से पीछे खुरदरे भाग से जीभ टच करती है तो मूर्धन्य कहलाते हैं। और अगर खुरदरे भाग से पीछे जो चिकना भाग होता है तालु वाला, उससे टच करती है तो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और अगर कंठ से यहाँ से उच्चारण आता है तो ये कंठोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं या कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये 25 की तो हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम वैसे तो यहाँ पे अंत्यस्थ आना चाहिए, पर हम ऊष्मीय व्यंजन ले लेते हैं पहले। ऊष्मीय व्यंजन, इसके बाद अंत्यस्थ, और फिर हमारे स्वर आएंगे। तो देखिए, इन्हें अगर हम देखते हैं तो पहले से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्यस्थ से, और से के बाद है का उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से आवाज़ आती है, साउंड कहाँ से आती है कि है, कंठ से आती है। ये तालु से तो तालव्य से, ये मूर्धा से तो मूर्धन्य से, ये दांत से, इसे बोलते समय दांत से, तो ये दंत्यस्थ से आता है। इन तीनों का उच्चारण अलग कैसे किया जाता है हम अगली कक्षा में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन। तो हमारा ये रे और ले होता है, और वे, ये वे होता है जो दोनों से बोला जाता है। इसीलिए देखिए, वे दोनों से बोला जाता है, इसलिए देखिए दांत और ओष्ठ से वे बोला जाता है। वे, बे नहीं, वे, 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 दांत और ओष्ठ, वे, दांतों की भी जरूरत पड़ती है और ओष्ठ की भी, इसलिए वे को हम कहते हैं दंतोष्ठ। ले हमारा दांत से हो गया, पार्श्विक हो गया। रे हमारा लुंठित हो गया। ये हमारा तालु से बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं स्वर। देखिए, स्वरों का उच्चारण हम पीछे भी पढ़ चुके। ए, आ, ई, और मूर्धा से बोला जाता है ऋषि। दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, और ओष्ठ की सहायता से ऊ और ऊ बोले जाते हैं। ओष्ठ की सहायता से ऊ और ऊ बोले जाते, ऊ और ऊ बोले जाते। इसके बाद हमारा बचता है ए और ए। ये जो बोले जाते हैं दोनों, ये बनते हैं ए प्लस ई से, ए प्लस ई से। तो ए प्लस ई से बनने के कारण क्या होगा, ये कंठ तालु, कंठ तालु या कंठ तालव्य कैसे होते हैं, ए और ए, कंठ तालव्य। और नेक्स्ट हमारे बचते हैं दो, ओ और आओ। ये किससे होते हैं, इन दो से, कंठ से और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से बनते हैं, क्योंकि ए प्लस ऊ का मेल होता है ये, तो ये क्या कहलाएंगे, कंठ और ओष्ठ क्या कहलाएगा, कंठोष्ठ। क्या कहलाएगा, कंठोष्ठ।
तो देखिए इन स्वरों का उच्चारण ए आ ई ऋषि, ऋषि का मूर्धा से होता है, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, ऊ और ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओ आओ का उच्चारण ए और ऊ से मिलकर बने होते हैं ये, इसलिए कंठ और ओष्ठ, क्योंकि ए में कंठ और ऊ में ओष्ठ, तो क्या बना, कंठोष्ठ से होते हैं। ए और ई से मिलकर बना होता है, इसलिए कंठ और तालु, तो ये कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। आगे आते हैं, इससे आगे हम चलते हैं। इसमें देख सकते हैं हम, देखिए थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें हम समझते हैं। देखिए जैसे हम उच्चारण करते के प्राण वायु की बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं, किसे बोलने में वायु कम निकलती है। तो देखिए के कम वायु निकलती है, खे में ज़्यादा निकलती है, गे कम निकलती है, घे ज़्यादा निकलती है, अणे कम निकलती है। तो पहला ये, तीसरा ये और पांचवा ये, तो पहला तीसरा और पांचवा। ऐसे रटना नहीं है कि पहला तीसरा पांचवा, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा रटेंगे तो फिर इतना याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। देखिए इसे थोड़ा ऐसे समझिए, जिससे कम वायु निकलती हो, जिसके उच्चारण से वायु कम निकलती हो, उसे अल्प प्राण, अल्प माने थोड़ा, माने वायु, तो अल्प प्राण। तो खे में ज़्यादा निकल रही है, गे हाथ लगा के देखते, के में कम वायु निकली, खे में थोड़ी ज़्यादा निकली, गे कम निकली, घे और ज़्यादा निकलती, अणे तो इन तीन में कम निकलती है, 1 2 3, तो ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, और ये खे और घे महाप्राण में गिने जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में गिने जाते हैं। तो अल्प प्राण इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प, और सारे के सारे स्वर भी हमारे अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आगे बात करते हैं घोष सघोष की। तो देखिए ये दो हमारे अघोष होते हैं, और ये तीनों, तीसरा चौथा पांचवा, सघोष होते हैं। अघोष, सघोष और अघोष, सघोष और सघोष, स्वर भी हमारे सारे सघोष होते हैं। स्वर भी हमारे सघोष होते हैं। तो इस टाइप से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कभी कभी हमसे पूछा जाता है वतश्र व्यंजन क्या है, वतश्र व्यंजन क्या है, वतश्र व्यंजन पूछा जाता है, तो रे से जे ले और ने वतश्र व्यंजन कहलाते हैं। वतश्र व्यंजन में रे से जे और ले और ने कहलाते हैं। वतश्र व्यंजन रे से जे ले और ने कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इन चारों को हम इस पर संघर्षी कहते हैं। ये हमारे 5 नासिक के व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्शी, ये ऊष्मीय है क्योंकि गर्म वायु निकलती है, ये अंत्यस्थ कहलाते हैं। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे वै दंतोष्ठ व्यंजन है, वै दंतोष्ठ कहलाता है क्योंकि दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। रै की बात करते हैं तो रै लुंठित या प्रकंपित कहलाता है। लय पार्श्विक कहलाता है। ये और वै अर्ध स्वर होते हैं। ये नासिक के होते हैं। ये संघर्षी इस पर संघर्षी होते हैं। ये और वै संघर्षहीन भी कहलाते हैं। तो इस टाइप से हम इन्हें देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वर्गीकरण है कि हम कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठोष्ठ कौन से हैं, कंठ तालु कौन से हैं, दंतोष्ठ कौन सा व्यंजन है, तो ये सब हम कर सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खड़ी पाई क्या है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे खड़ी पाई, शिरोरेखा, वर्णमाला के अंतर्गत ही हम देखेंगे इसमें खड़ी पाई, शिरोरेखा, गोल वर्ण, गोल वर्ण और शब्द क्रम, शब्दकोश के अनुसार क्रम। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे खड़ी पाई क्या है, शिरोरेखा क्या है,
कैसे हम आधा वर्ण बनाते हैं, कि आधा वर्ण कैसे निर्माण होता है, गोल वर्ण क्या है, शब्दकोश के अनुसार इनों का क्रम क्या होता है, कैसे हम लिख सकते हैं कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा अक्षर पहले आता है, कौन सा अक्षर बाद में आएगा, उसे इन सब को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।